Hello, yes my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 7 and our topic is barriers to effective communication. You know, when we do the communication, then some barriers is also arise in our communication process. We divide all these barriers in 4 categories. The first will be semantic barrier, second will be psychological barrier, third will be organizational barrier, and fourth will be personal barriers. We have already discussed the first barrier. It means semantic barrier we have already discussed in our previous video. So today we will discuss psychological barrier, organizational barrier and personal barrier. तो फर्स्ट विल भी आपकी आती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द साइकोलॉजिकल बैरियर? साइकोलॉजिकल बैरियर होती क्या है? कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स दैट बैरियर विच आर अराइज ड्यू टू अवर इमोशंस, फीलिंग्स एंड स्टेट ऑफ माइंड. साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होती है जो हमारी इमोशंस, फीलिंग्स एंड स्टेट ऑफ माइंड की वजह से अराइज होती है. उस बैरियर को साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है. साइकोलॉजिकल जो बैरियर होती है कहती है वो 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट जो आपकी आती है वो आती है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. ठीक है. सेकेंड विल बी लैक ऑफ अटेंशन, थर्ड विल बी लॉस बाय ट्रांसमिशन, फोर्थ विल बी डिस्ट्रेस. तो फर्स्ट आती है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन. प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा कि बिफोर कंपल्सन ऑफ माई मैसेज व्हेन द रिसीवर गिव द आंसर, देन a hindrance is also arise in our communication process. That hindrance is also arise due to premature evaluation. It means मेरा मैसेज कंप्लीट, यानी सेंडर ने मैसेज सेंड किया और सेंडर ने अपना मैसेज कंप्लीट भी नहीं किया है, उससे पहले ही रिसीवर ने अपना फीडबैक दे दिया, रिसीवर ने अपना आंसर दे दिया, तो भी कम्युनिकेशन में एक क्या आती है, बैरियर आती है. और बेटा वो बैरियर या जो हिंड्रेंस आती है वो किसकी वजह से आई? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की वजह से. क्यों, कैसे? देखो, अगर मान लो मैं आपको ये कहती हूँ कि भाई कल की छुट्टी है, मैंने ऐसे ही बोला, सिर्फ ऐसे, जैसे मैं और एक दूसरा टीचर बात कर रहे हैं या कोई भी अनदर स्टूडेंट बात कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, मैं उससे बोलती हूँ कल की छुट्टी है, वो कहते हैं हाँ कल की छुट्टी, मैं कहती हूँ मेरी. समझ आ गया? इट मीन्स मैंने जब ये वर्ड बोला कि कल की छुट्टी है तो वो सोचता है कि सबकी छुट्टी है, उसने अपने आप ही अज्यूम कर लिया, तो वो आंसर देता हाँ कब, ये तो कब डिक्लेयर हुआ, तो मैंने कहा मेरी. इट मीन्स कल मैं छुट्टी पे रहूंगी, कल मैं लीव पे रहूंगी. तो मैंने जैसे ये बात बोली है, मैंने अपना मैसेज कंप्लीट भी नहीं किया, उससे पहले ही रिसीवर ने अपना फीडबैक दे दिया. तो बेटा वो वाली जो बैरियर होती है उसको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं. कई बार मैं स्टूडेंट्स को एक और भी एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है. ऐसा इतना बोलते ही स्टूडेंट्स के माइंड में एक रिएक्शन आ जाता है कि मैम पता नहीं क्या सुनाएगी, शेर शायरी जो भी है सुनाएगी. फिर उसके बाद आता है कभी कभी नहीं आता. इट मीन्स मैंने अपना मैसेज की जो फर्स्ट लाइन बोली है तो आप लोगों ने उसका फीडबैक भी देना स्टार्ट करोगे, यस हाँ हाँ जो भी कुछ आता है बच्चों का, और उसके बाद जब सेकंड आता है यस ऐसे बोल रही है. तो कई बार मैंने अपना मैसेज कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही रिसीवर अपना फीडबैक दे देता है. ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, और इसकी वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है. क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि मैसेज का जो मीनिंग है ना वो लास्ट में समझ आता है कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है. आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसी ऐड आती है जिसका स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल पाता क्या हो रहा है, और लास्ट में जाके पता चलता है इस ऐड का मीनिंग क्या था. तो अगर हमने पहले ही कंक्लूजन निकाल लिया, मेरा मैसेज कंप्लीट भी नहीं हुआ है, रिसीवर ने पहले ही कंक्लूजन निकाल लिया, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ रही है, उस बैरियर को प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहा जाता है. सेकेंड आती है लैक ऑफ अटेंशन. कहता जो लैक ऑफ अटेंशन वाली बैरियर है, लैक ऑफ अटेंशन का मतलब होता है प्रॉपर अटेंशन ना देना. ठीक है, इट मीन्स ये डेली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है. सेंडर मैसेज सेंड करता है लेकिन रिसीवर उस पर कोई अटेंशन नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता, किसी अदर काम में एंगेज रहता है, उसका माइंड कहीं और रहता है. ठीक है, और जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है. बेटा वो बैरियर लैक ऑफ अटेंशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है. जैसे
मैं स्कूल क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, विशेष तौर पर हम C2 के बच्चों की बात करें तो उनका माइंड कहीं और रहता है, स्टेट ऑफ माइंड कहीं और रहता है, और वो टीचर की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है। आप टीचर का ध्यान सुनेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है, तो उनको उनकी बात भी समझ ही नहीं आएगी। तो लैक ऑफ अटेंशन वो प्रॉब्लम होती है जिसमें सेंडर मैसेज सेंड करता है लेकिन रिसीवर कोई अटेंशन नहीं देता। इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। जैसे एक सबॉर्डिनेट अपने सीनियर को मैसेज सेंड कर रहा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सीनियर फाइल्स को निपटाने में एंगेज है, तो वो सबॉर्डिनेट की बात पे अटेंशन नहीं देगा तो उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट क्या है, किसी और बात में उसका स्टेट ऑफ माइंड कहीं बाहर घूम रहा है, कहीं भी बाहर की बातों में, और यार वो करना, उसका माइंड किसी और चीज में एंगेज है, तो वो टीचर की बात पे अटेंशन नहीं देगा, तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, क्योंकि आपको वो बात समझ ही नहीं आएगी। थर्ड आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसमिट करते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन लेवल टू अनदर लेवल, देन एवरी पर्सन पर हमारी इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जनरली ओरल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, रिटन कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जितने ज्यादा लेवल्स, जितने ज्यादा पर्सन्स पर आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करोगे, एवरी पर्सन पर इंफॉर्मेशन का सम पार्ट क्या हो जाता है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है। रियल इंफॉर्मेशन एक्चुअल पर्सन के पास नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो उस वाली बैरियर को लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन कहा जाता है। और ये बात भी सच है बेटा, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम आती है, रिटन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अगर मैंने एक बात है, मान लो मैंने ए पर्सन है, उसने बी को बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई, डी ने ई को बताई, ई ने एफ को बता दी, ठीक है, ये वाली बात। अब एक बात बताओ, ए ने जिस वे में जो बात बोली है तो बी उसमें अपनी वर्डिंग यूज करेगा, ठीक है, अपनी वर्डिंग यूज करेगा और सी को बताएगा, सी कुछ अपनी वर्डिंग यूज करेगा डी, और जब लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन एफ तक पहुंचती है तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही फिल्टर होके पहुंच जाती है। यानी जिस वे में ए ने सेंड किया था वो वे खत्म हो जाता है, किसी दूसरी वे में एफ के पास अवेलेबल होती है। क्योंकि जितने ज्यादा लेवल्स पर इंफॉर्मेशन फिल्टर होगी, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन की रियलिटी खत्म हो जाती है। तो बेटा वो हिंड्रेंस किसकी वजह से आती है, ट्रांसमिशन की वजह से, कि जितने ज्यादा लेवल्स, जितने ज्यादा पर्सन हर लेवल पे इंफॉर्मेशन का पार्ट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। उसके बाद लास्ट जो आपका आता है साइकोलॉजिकल में, डिस्ट्रस्ट, विश्वास ना होना। जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे पर फेथ नहीं करते, ठीक है, तो उनकी वजह से अराइज होने वाली जो बैरियर होती है वो डिस्ट्रस्ट होती है। क्योंकि सेंडर ने मैसेज सेंड किया लेकिन रिसीवर उस पर फेथ नहीं करता है, तो सेंडर ने जो मैसेज सेंड करेगा रिसीवर उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सेंडर की इंफॉर्मेशन पे फेथ ही नहीं करता, ट्रस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। उसको डिस्ट्रस्ट की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है। जैसे ए ने मैसेज सेंड किया लेकिन बी ऑलवेज सोचता है कि ए हमेशा झूठ बोलता है, लायर है, कभी भी सच नहीं बोलता, तो ऑब्वियस बात है ए जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग बी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ रही है, बैरियर आ रही है। ट्रस्ट ना होने की वजह से, एक दूसरे पर फेथ ना होने की वजह से कम्युनिकेशन में जो बैरियर आती है वो बेटा डिस्ट्रस्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर। मैसेज कंप्लीट होने से पहले आंसर देना, प्रॉपर बात पर अटेंशन ना देना, जितने ज्यादा लेवल्स पर फिल्टर होगी हर लेवल पर इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है, और या सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे पर फेथ ना होने की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। उसके बाद थर्ड जो आपकी बैरियर है बेटा वो आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मीन्स दोज बैरियर्स which are arise due to our organization structure, rules, regulation, policy की वजह से arise होने वाली बैरियर को ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहा जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वो बैरियर होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसी की वजह से जो बैरियर हमारे बिजनेस में अराइज होती है, यानी कम्युनिकेशन में जो बैरियर आती है, उस कम्युनिकेशन बैरियर को ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहा जाता है। कौन कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर? फर्स्ट आपकी आती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी।
फर्स्ट विल बी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। कहता ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं करना है। इट मीन्स वी शुड फॉलो द स्केलर चेन, हमें स्केलर चेन ही फॉलो करनी चाहिए। कोई भी सीनियर अपने या कोई भी सबॉर्डिनेट अपने सुपर सीनियर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दिस इज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है इस पॉलिसी की वजह से कभी भी एक सबॉर्डिनेट अपने सुपर सीनियर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो एक सबॉर्डिनेट का अपने सुपर सीनियर से कम्युनिकेशन ना होना किसकी वजह से अराइज हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से अराइज हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यही से उठा लो। इफ सी वांट टू कम्युनिकेट ए बट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है वी शुड फॉलो द स्केलर चेन, ठीक है, देन इन दिस पॉलिसी द सी कांट कम्युनिकेट टू ए एट एनी, मतलब सी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता किससे? ए से। क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। इसकी वजह से भी सी और ए के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो वो किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। ओके, सेकेंड आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिजिड रूल्स होते हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं। कहते हैं रिजिड रूल्स की वजह से समटाइम हम उसी टाइम इंफॉर्मेशन पास नहीं कर पाते सेंडर के पास, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है? बैरियर आ जाती है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रिजिड रूल्स रेगुलेशन में आल्सो क्रिएट ए बैरियर, ठीक है, एज फॉलोइंग रूल्स मे लीड टू रेड टैपिज्म, डिले इन एक्शन, डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि रिजिड रूल्स की वजह से आप फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन लेने में, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में डिले हो जाती है, तो भी हमारे कम्युनिकेशन में क्या आती है? बैरियर आती है। जैसे मैं एग्जाम सेंटर में ड्यूटी दे रही हूँ एज ए सुपरवाइजर, ठीक है, आप लोगों को जैसे पेपर हो रहा है सीबीएसई का, और या आप लोगों का वैसे पेपर हो रहा है, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। अचानक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी स्टूडेंट के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू आ रही है, ठीक है, या पीओन के थ्रू आती है, XYZ के पास आती है, किसी बच्चे ना अचानक किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये कह सकते हो आप, ठीक है, अचानक किसी बच्चे के साथ उस एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे वो इन्फॉर्मेशन ऑफिस तक क्या करनी है? सेंड करनी है। देखो बेटा, मैं एग्जाम रूम को छोड़ नहीं सकती क्योंकि पेपर हो रहा है वहाँ स्टूडेंट्स का, और मेरे आसपास जो जिस फ्लोर पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, कोई भी मुझे डीपी या फिर पीओन मुझे नजर नहीं आ रहा एट दैट टाइम, राइट नाउ की बात हो रही है, उसी टाइम मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब कहते हैं जब तक कोई मुझे नजर नहीं आएगा तब तक मैं वेट ही करूंगी, वेट करूंगी तो इन्फॉर्मेशन डिले से ट्रांसफर होगी, और डिले से ट्रांसफर होगी तो ऑब्वियस बात है कम्युनिकेशन में क्या आएगी? बैरियर आएगी। वो बैरियर किसकी वजह से आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की वजह से आ रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का रूल है एग्जाम ड्यूरेशन में कोई टीचर मतलब क्लास को छोड़ेगा नहीं। उस रूल की वजह से कम्युनिकेशन में क्या आ गई? बैरियर आ गई। तो उस बैरियर की वजह से भी कई बार डिसीजन लेने में डिले हो सकती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में भी डिले हो जाती है, तो उसको बोला जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक है आपकी रूल्स रेगुलेशन की वजह से अराइज हो रही है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं, क्योंकि अगर मान लो उसी टाइम किसी स्टूडेंट कोई अनकॉन्शियस हो गया, पेपर की ड्यूरेशन में कोई और प्रॉब्लम अराइज होगी, तो मुझे ऑफिस तक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो बेटा उस केस में मैं नहीं कर पाती। अगर कोई डीपी या फिर कोई पीओन मुझे नज़र नहीं आता, कोई अनदर टीचर मुझे नहीं दिखता है, तब तक मैं ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकती। थर्ड आता है स्टेटस डिफरेंस। कहता है कि भाई स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, क्योंकि एक हायर स्टेटस वाला एक लोअर स्टेटस से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहा, या लोअर स्टेटस के थ्रू दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हायर स्टेटस वाला वर्क परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो हायर स्टेटस वाला है वो अपने आप को ये समझता आई एम द सुपीरियर, ठीक है, हुई जी हु गिव मी द सजेशन, ये कौन है जो मुझे सजेशन दे रहा है, उसके अंदर ऐसी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आती है? बैरियर आती है। देखो ये बात तो आप अपने आसपास सोसाइटी में भी देखते हो, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो पावर होती है, वो अपने आप को बहुत हायर स्टेटस के समझते हैं, ठीक है। अगर हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ भी जो पीजीटी वाले टीचर्स है या जो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो अपने आप को बहुत हायर स्टेटस वाले कंसिडर करते हैं, तो वो लोअर स्टेटस वालों से कम्युनिकेट करना ही पसंद नहीं करते। कम्युनिकेशन करना ही वो पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर स्टेटस वालों से ना तो वो कभी बात करेंगे, और अगर लोअर स्टेटस वाले कोई इन्फॉर्मेशन भी देते हैं तो भी उनके अंदर एक फीलिंग आएगी, कोई जी कौन है ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो मुझे सजेशन दे रहा है,
इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बताने की, आई एम द सीनियर, ठीक है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर आती है। जब ऐसी आएगी तो डेफिनेटली जो लोअर वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हायर वाला उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो बेटा उस कम्युनिकेशन जो या स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, बैरियर आती है, उसको स्टेटस डिफरेंस की वजह से अराइज होने वाली बैरियर कहा जाता है। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। स्टेटस डिफरेंस, स्टेटस हाई होने की वजह से लोअर स्टेटस वाला अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो हम उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज वी कंसिडर दैट वी आर द सुपीरियर, ठीक है, एंड वी डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर। एंड द लोअर स्टेटस वाला पर्सन कौन है, जो मुझे एडवाइस दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ऑब्वियस बात है उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जनरली स्टूडेंट्स को इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ में कंफ्यूजन रहता है, बड़े ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जब बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो लेवल्स ज्यादा है, डेजिनेशन ज्यादा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेवल्स तो 3 ही होंगे, टॉप मिडल लोअर, लेकिन डिपार्टमेंट्स ज्यादा है, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे डेजिनेशंस हैं। तो जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स, जितने ज्यादा डेजिनेशंस, उतना ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। और जितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रहेगा, हर लेवल पर इंफॉर्मेशन का, हर डेजिनेशन के लेवल पर इंफॉर्मेशन का कुछ न कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो जिस डेजिनेशन तक मैं जो इंफॉर्मेशन पास करना चाहती हूँ, वो इंफॉर्मेशन उस लेवल तक, उस पर्सन तक, उस वे में अवेलेबल ही नहीं हो पाती है, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। और वो बैरियर किसकी वजह से आती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहता है भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स, जितने ज्यादा डेजिनेशंस, हर डेजिनेशन पे इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। वो किसकी वजह से आ रही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक बात बताओ, एक डिपार्टमेंट में मान लो 50 डेजिनेशन है, 100 डेजिनेशन है, आप कोई बात सीनियर ने बोली और हर डेजिनेशन से पास होते होते लोअर तक पहुंचेगी, तो ऑब्वियस बात है हर डेजिनेशन पे इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है, फिल्टर होगी तो उस लेवल तक वो बात पहुंच ही नहीं पाएगी जिस लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन बोली गई है। तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है। ये बैरियर भी ओरल कम्युनिकेशन में ही अराइज होती है, रिटर्न में नहीं होती। फिर बच्चों के माइंड में डिफरेंस आता है, मैडम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, यानी ऑर्गेनाइजेशनल की फोर्थ में और साइकोलॉजिकल की थर्ड में क्या मेन डिफरेंस है। बेटा कोई मेन डिफरेंस नहीं है। फिर हम कौन सा पॉइंट लिखें, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, बट केस के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर सेकंड क्वेश्चन को समझने से आप लोगों को समझ आ जाएगा आपको इसमें से लिखना है या इसमें से लिखना है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेटा चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों का आंसर भी आप कोई भी दे सकते हो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, गलत नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग यही है। बट कई बार सेकंड क्वेश्चन में और पूछ लिया जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा उस क्वेश्चन में हो सकता है रूल्स रेगुलेशन की भी बैरियर आ रही है, तो फिर आप रूल्स रेगुलेशन वाली कोड करोगे तो ऑब्वियस बात है फिर आप ये लिखोगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी की कोई एक और पूछ लिया तो आप हो सकता है पॉलिसी वाली लिख दो। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी नहीं आती है तो उस केस में आप कोई भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। कई बार क्वेश्चन यानी हमारे केस में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट को रीड करने से तो भाई दोनों में से कोई भी आंसर लिखो करेक्ट है, लेकिन केस की जो क्लैरिटी आती है वो सेकंड या थर्ड के आंसर को देखने से आती है। तो उनमें से भी आप कोई भी देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख क्वेश्चन सेकंड या थर्ड को जब आप रीड करोगे तो समझ में आ जाता है कि भाई कौन सी वाली का पूछा गया है, तो फिर उसमें आप उसी के हिसाब से आंसर लिख दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। समटाइम ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की गेट टुगेदर की कंप्लेंट बॉक्स की फैसिलिटीज नहीं देता है, इफ ए ऑर्गेनाइजेशन डोंट प्रोवाइड द कंप्लेंट बॉक्स या गेट टुगेदर होने की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करता है, किसको, अपने एम्प्लॉइज को, तो भी एम्प्लॉइज में क्या आएगा,
कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आरपीएस की बात करें, गेट टुगेदर यहाँ कभी होते ही नहीं है, फंक्शंस वगैरह यहाँ कभी होते ही नहीं है, तो हम अगर पीजीटी वाले कभी भी पीआरटी वाले टीचर्स को नहीं जानते, हमें ये पता ही नहीं है कि ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, उनको ये नहीं पता ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है। टीजीटी वालों को भी यानी पता ही नहीं चल पाता कि कौन कौन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं कर रखी है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सब फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को अवेलेबल नहीं करता है तो भी एम्प्लॉयज में कम्युनिकेशन का बैरियर आता है। क्योंकि अगर ऑफिशियल तो हमें कोई मैटर शेयर करना नहीं है, वैसे अगर हम कोई बातें डिस्कस करते हैं तो वो कभी हो नहीं पाती, क्योंकि कंप्लेंट बॉक्स या फिर गेट टुगेदर या फिर कोई फंक्शन, इस टाइप की फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हमें अवेलेबल ही नहीं कर पाता है। और अगर इस टाइप की फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं करता है तो भी वेरियस एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। वो किसकी वजह से ये कम्युनिकेशन बैरियर आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से आ रही है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटी दे कि भाई आप कंप्लेंट बॉक्स की फैसिलिटी है तो आप उसको कंप्लेंट करनी है तो आप उस केस में कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो, या फिर गेट टुगेदर की फैसिलिटी है तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो उस केस में ये वाली बैरियर अराइज नहीं होगी। लेकिन दोज ऑर्गेनाइजेशन हु डोंट प्रोवाइड द सच टाइप ऑफ फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज, देन दिस टाइप ऑफ बैरियर इज आल्सो अराइज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट वन आपकी आती है बेटा पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो पर्सनल बैरियर को कराने से पहले मैं ऑर्गेनाइजेशनल को एक बार बताती हूँ। पॉलिसी की वजह से अराइज होने वाली, रूल्स की वजह से अराइज होने वाली, हायर स्टेटस लोअर स्टेटस की वजह से अराइज होने वाली, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर डेजिनेशंस की वजह से अराइज होने वाली बैरियर, और बेटा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फैसिलिटी अवेलेबल ना करने की वजह से अराइज होने वाली बैरियर। ओके, उसके बाद लास्ट जो आपकी बैरियर आती है वो आती है स्टूडेंट्स पर्सनल बैरियर। कहता हूं पर्सनल बैरियर मीन्स दैट बैरियर विच आर अराइज ड्यू टू द सेंडर एंड रिसीवर। पर्सनल बैरियर वो बैरियर होती है जो सेंडर और रिसीवर की वजह से अराइज होती है, उस बैरियर को पर्सनल बैरियर कहा जाता है। पर्सनल बैरियर में क्या क्या आता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। अगर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी उसको विश्वास नहीं है, तो भी बैरियर अराइज होगी इन अवर कम्युनिकेशन में। अब ये और एक ये, इन दोनों में बताओ क्या डिफरेंस है? बात तो सेम ही है, बताओ यस या नो? यस, सेम है। क्योंकि अगर एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं करता, कॉन्फिडेंस कब नहीं करेगा? ट्रस्ट नहीं करता, फेथ नहीं है। भाई एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सीनियर को अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं है, वो अपने सबॉर्डिनेट पे फेथ नहीं करता। तो उस केस में सबॉर्डिनेट कोई भी फीडबैक अगर अपने सीनियर को अवेलेबल करता है तो सीनियर उस फीडबैक पे फेथ नहीं करेगा, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेगा, तो भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। कहता दैट बैरियर इज आल्सो अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या ड्यू टू द डिस्ट्रस्ट, या ड्यू टू द लैक ऑफ फेथ। कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो बेटा। इसमें भी जब सीनियर सबॉर्डिनेट पे फेथ नहीं कर रहा, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ रही है, तो दोनों में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी सही लगे आप वो लिखो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट है, मैं उस पर फेथ नहीं करती, बताइए झूठ बोलता है ना, तो वो स्टूडेंट आके मुझे कोई फीडबैक देता है, किसी दूसरे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, मैडम वो ऐसे ऐसे ही काम करता है। आप बताओ, जब मैं उस पर फेथ ही नहीं करूंगी तो उसकी कहीं भी बात के अकॉर्डिंग मैं एक्शन भी नहीं लूंगी। तो कहता है इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर आए, किसकी वजह से आ रहा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या डिस्ट्रस्ट की वजह से अराइज होने वाला बैरियर है। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हो। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन होता है उससे हमेशा क्लियरिटी आ जाती है, कितने भी केस करोगे हमेशा आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो साइकोलॉजिकल या फिर पर्सनल। सेकेंड वाला केस का सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको रीड करोगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है भाई कौन सा लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप बच्चे, क्योंकि जब तक ज्यादा से ज्यादा केस सोल्व नहीं करते तब तक उनके माइंड में ये चीजें रहती है, दोनों में से कौन सा लिखे, लेकिन कोई भी लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और बाकी मोस्टली केसेज में सेकंड वाले से बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा लिखना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, लैक ऑफ इंसेंटिव। बेटा बहुत बार पूछा जाता है, लैक ऑफ इंसेंटिव वाली बैरियर बहुत बार पूछी जाती है, यानी ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर है ये। लैक ऑफ इंसेंटिव में कहता है कई बार सीनियर जो होता है, ठीक है, उसने सुबॉर्डिनेट से सजेशन इनवाइट करे, सुबॉर्डिनेट्स ने सजेशन दिए,
ठीक है, सजेशन रियली में बहुत अच्छे थे, सीनियर ने वो सजेशन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिए, बट सीनियर ने उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया एज ए रिवार्ड की फॉर्म में। इससे सबॉर्डिनेट डिमोरलाइज हो गया और फ्यूचर में सजेशन देने क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर आई, क्योंकि उसने फ्यूचर में सजेशन देने बंद कर दिए। वो बैरियर किसकी वजह से अराइज, सबॉर्डिनेट को इंसेंटिव ना मिलने की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है, ठीक है। और वो किस में आती है, पर्सनल बैरियर में। और ऐसा बहुत बार होता है, एक सीनियर ने सजेशन इनवाइट करे अपने सबॉर्डिनेट्स के, वेरियस सबॉर्डिनेट्स ने सजेशन दिए, किसी एक सबॉर्डिनेट ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, सीनियर ने उस सजेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने बिजनेस में, इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करने के बाद सीनियर ने क्या किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ उस सजेशन से, लेकिन सबॉर्डिनेट को कोई रिवार्ड या इंसेंटिव अवेलेबल नहीं की सीनियर ने। इससे सबॉर्डिनेट डिमोरलाइज हो गया और फ्यूचर में सजेशन देने बंद कर दिए। तो भी फ्यूचर में सजेशन देने बंद किए तो कम्युनिकेशन में बैरियर आई। वो बैरियर किसकी वजह से आई, इंसेंटिव ना मिलने की वजह से अराइज होने वाली बैरियर है। ओके, थर्ड, ठीक है, फियर ऑफ अथॉरिटी। Fear of authority, कहते sometime the senior is not like to communicate to his subordinate because the senior have a fear to lose his authority. So senior don't like to communicate his subordinate. कहता कई बार क्या होता है, सीनियर के माइंड में एक डर होता है कि कहीं मैंने अपने सबॉर्डिनेट से ज्यादा कम्युनिकेशन किया तो सबॉर्डिनेट को मेरी वीकनेस ना पता चल जाएगी, क्योंकि जैसे ही सबॉर्डिनेट को मेरी वीकनेस पता चलेगी तो मेरी अथॉरिटी का लॉस्ट होने का उसको डर रहता है। क्योंकि देखो एक बात मैं सिंपल सी बताती हूँ, एक सीनियर अगर ज़्यादा सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेशन करेगा, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट होते हैं, तो सीनियर को डर रहता है कि कहीं मेरे वीक पॉइंट मेरे सबॉर्डिनेट को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर उसके वीक पॉइंट सबॉर्डिनेट को पता चलेंगे तो फिर सबॉर्डिनेट उसके वीक पॉइंट से क्या करेगा, फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो सीनियर को डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे और मेरे सबॉर्डिनेट को प्रमोट करके मेरी जगह डेजिग्नेशन दे दे। तो इससे क्या होता है, वो जानबूझकर अपने सबॉर्डिनेट से ज्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद ही नहीं करता। तो उसको क्या बोला जाता है, फियर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। कई बार मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल में कभी किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन ये हमारे आसपास के एग्जांपल है। एक टीचर था अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, उसके पास कोई एक नई टीचर आती है, वो कहती है कि सर मेरा कल का डेमो है किसी स्कूल में, आप मुझे ये बताओ कि कैसे डेमो दिया जाता है और कैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। वो बोला सॉरी मैम, ठीक है, आई कांट यूर हेल्प। क्यों, क्योंकि मैं आपको कैसे नहीं बता सकता कि कैसे कैसे सब चीज़ें की जाती हैं। अब उसने उसकी हेल्प करने के लिए डिनाई कर दिया। क्यों करा, फियर ऑफ अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि उसको डर था अगर मैंने अपना सारा स्किल अपने सबॉर्डिनेट को बता दिया, उस पर्सन को बता दिया, तो फिर मेरे और उसमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा वाला डेजिग्नेशन इसी को शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ पॉइंट थे या जो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे या जो भी उसमें स्किल था, वो अपना स्किल किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसको फियर ऑफ अथॉरिटी है। फियर ऑफ अथॉरिटी की वजह से उसने उसकी सपोर्ट नहीं किया, उसकी हेल्प नहीं की, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। और ऐसा बहुत बार होता है, एक सीनियर जो होता है उसको डर रहता है कि सबॉर्डिनेट को सारी बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सबॉर्डिनेट को अगर सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी। क्यों, सारी बात अगर पता चल जाती है तो कहीं मेरे वीक पॉइंट पर वो हैवी ना हो जाए, और हैवी होगा तो कहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन बाहर का रास्ता दिखा दे और उसको यहाँ मेरे डेजिग्नेशन पर शिफ्ट कर देगा। तो अपनी अथॉरिटी के लॉस्ट होने के डर की वजह से ही एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करना लाइक नहीं करता। उसके बाद बेटा फोर्थ आती है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का मतलब होता है समटाइम्स सबॉर्डिनेट ही विलिंग नहीं होता सीनियर से कम्युनिकेट करने के लिए। सबॉर्डिनेट इज नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट ए सीनियर, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सीनियर से कम्युनिकेट करने का। तो उस केस में भी कम्युनिकेशन में क्या आती है, बैरियर आती है। वो बैरियर किसकी वजह से आ रही है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। देखो आप लोगों ने, हम किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे मिलेंगे जो अपने बॉस से कम्युनिकेट करना ही पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको बॉस से डर लगता है, कुछ भी लगता है या उनके माइंड में कुछ भी सोच है, लेकिन वो अपने बॉस से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते। तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर तो आ रही है, लेकिन वो किसकी वजह से आ रही है, सबॉर्डिनेट की वजह से आ रही है, क्योंकि सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है, ये सीनियर की वजह से आ रही है। थर्ड वाली तो सीनियर की वजह से आ रही है, सीनियर को डर है अपनी अथॉरिटी का लॉस्ट होने का। फोर्थ वाली जो आ रही है वो सबॉर्डिनेट की वजह से आ रही है, क्योंकि सबॉर्डिनेट अनविलिंग है कम्युनिकेट करने के लिए।
अच्छा एक बात बताओ, कई बार हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, सारे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, सारे क्वेश्चंस पुटअप करते रहते हैं, लेकिन क्लास में एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर से कम्युनिकेट नहीं करते, जो कभी भी टीचर से अपने डाउट शेयर नहीं करते, डाउट डिस्कस नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने सीनियर से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी अब उस स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का बैरियर आ रही है। वो बैरियर किसकी वजह से आ रही है? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, क्योंकि वो स्टूडेंट विलिंग ही नहीं है टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए, इसलिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करना चाह रहा। और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेगा तो बेटा कम्युनिकेशन में तो बैरियर आएगी ही आएगी। वो बैरियर फिर किसकी वजह से आ रही है? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ओके, तो ये सबॉर्डिनेट की वजह से आती है, ये सीनियर की वजह से आती है, ये भाई रिवार्ड ना मिलने की वजह से आती है, और एक दूसरे पर फेथ ना होने की वजह से आती है। तो इस बैरियर को क्या बोला जाएगा? पर्सनल बैरियर। इट मीन्स पर्सनल बैरियर वो बैरियर होती है जो सेंडर और रिसीवर की वजह से अराइज होती है, उस बैरियर को क्या बोला जाएगा? पर्सनल बैरियर। ओके, आई होप you understand all these topics. Please, if you have any doubt, you face any problem, then please send the message. Okay students, thank you. Stay home, stay safe.